धन्यवाद उपसभापति महोदय। एक अत्यंत गंभीर विधेयक के ऊपर हम चर्चा करने की अब यहां शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा विधेयक जिसके दूरगामी परिणाम भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों पर होंगे। प्लीज माननीय सदस्यगण, प्लीज अपनी अपनी सीट, प्लीज माननीय सदस्यगण अपनी अपनी जगह बैठे। प्लीज डिस्कशन हो रहा है। प्लीज मिनिस्टर घूम रहे हैं। हाँ, मुकुल वासनिक जी प्लीज। ये एक ऐसा विधेयक है जिसके न सिर्फ दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन भारत के करोड़ों करोड़ों गरीब जरूरतमंद लोगों के ऊपर इसका असर रहेगा। इससे पहले कि मैं इस विधेयक के कुछ धाराओं पर अपने विचार रखूं, मैं समझता हूं कि ग्रामीण रोजगार से संबंधित एक कानून जो संसद में आया था 2004 में, उसके संदर्भ में मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। 2004 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर एक विधेयक सदन के सामने रखा गया। यह विधेयक बनाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एनएसी की अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह विधेयक बनने के बाद, सदन के सामने रखने के बाद, उसे स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजा गया और जब आखिर ये फिर सदन के सामने आया तो 18 अगस्त 2005 को सदन में बोलते हुए आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ये बात कही जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह बिल, जैसे कि रघुवंश जी ने कहा और कल्याण सिंह जी ने भी कहा, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुभवी प्रशासकों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद तैयार हुआ। एनएसी को इसकी मुख्य बातों का विस्तार से देखने और समझने का मौका मिला। ऑनरेबल मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी और रघुवंश जी के मंत्रालय और बाकी अन्य मंत्रालयों ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया। इस पर बारीकी से पब्लिक डिबेट भी हुई। राजनीतिक भेदभाव के बगैर समाज और सरकार के बीच आपस में किस तरह सहयोग के साथ काम हो सकता है, मैं समझती हूं कि यह विधेयक उसका एक जीवंत उदाहरण है। ये बात 2005 में हुई। हमारा कानून आम सहमति से संसद ने उसे मंजूरी दी। भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों को उसका लाभ पहुंचा। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सोनिया जी ने बात 2005 में कही थी, क्या आप ये बात यहां पर सदन में दोहरा सकते हो क्या? मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि एक ऐसा विधेयक जिसका परिणाम भारत के गरीबों पर होगा, भारत के गरीब महिलाओं पर होगा, जरूरतमंद लोगों पर होगा, क्या ऐसी आम सहमति जो पहले संसद में बनी थी उस दिशा में आपने कोई पहल की क्या? दुर्भाग्य से इस तरह की पहल इस सरकार ने नहीं की और मैं समझता हूं कि ये भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के ऊपर इसका बहुत गंभीर असर होगा। मनरेगा जब सदन ने मंजूर किया तो कुछ बातें प्रमुखता से मैं यहां पर आपके सामने रखूंगा। इसके जरिए काम करने के सार्वभौमिक अधिकार की स्थापना हुई। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन गारंटी बनी। हर ग्रामीण मजदूर को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम मिलना होगा। काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का एक प्रावधान था।
मनरेगा पूरे साल चलेगी, इस तरह की वहां योजना थी। इस योजना में केंद्रीय आवंटन की कोई सीमा नहीं रखी गई थी और मजदूरी 100% उसका भुगतान केंद्र सरकार करती थी। कॉस्ट शेयरिंग के मामले में 90-10 का कॉस्ट शेयरिंग रखा गया था, जिसमें 100% मजदूरी भारत सरकार की, 75% मटेरियल का खर्च भारत सरकार की। और मनरेगा में कौन से काम का चयन करना है, उसमें ग्राम सभा और पंचायत की प्रमुख भूमिका रखी गई थी। और आज जो हमारे सामने ये विधेयक आता है, वो किस तरह का विधेयक है? पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रमुख भूमिका मनरेगा में रही, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब भारत सरकार प्राथमिकता तय करेगी और उस प्राथमिकता के अनुरूप पंचायत व्यवस्थाओं में काम चलाने का इरादा इस विधेयक में रखा गया है। 15 दिसंबर, जनता विरोधी। आज 18 दिसंबर, 3 दिन पहले भारत सरकार इस तरह का कानून संसद के सामने लाती है। कोई चर्चा लोगों के बीच नहीं, स्वयंसेवी संस्थाओं में कोई चर्चा नहीं, कोई एक्सपर्ट्स के साथ कोई चर्चा नहीं। मांग उठी स्टैंडिंग कमेटी की, उसे ठुकरा दिया और आज लोकसभा में किस तरह का वहां पर सीन क्रिएट किया। मैं समझता हूं कि इससे भारत सरकार की मंशा समझ में आती है। ये लोगों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक हथियार बनाकर इसको सामने लाया है। मनरेगा में 90-10 की कॉस्ट शेयरिंग की व्यवस्था थी, आज 60-40 का कॉस्ट शेयरिंग का रेशो रखा गया है। ये तय करने से पहले भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कोई बातचीत करी? उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होगी। क्या भारत सरकार ने प्रदेशों को विश्वास में लेने का काम किया? अगर किया है तो किससे बात हुई? उनकी राय कौन सी थी? क्या सदन के सामने रखने का कष्ट करेंगे? प्रदेशों से बात नहीं होगी और उनके ऊपर बोझ डालने का काम होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से एक फेडरल व्यवस्था में काम नहीं हो सकता। जो मैं सोचता हूं वही पूर्व दिशा, बाकी रास्ता हमें और कहीं ले नहीं जा सकता। मैं समझता हूं भारत सरकार को गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। केंद्र सरकार साल के शुरुआत में तय करेगी कि राज्यों को कितना आवंटन होगा। राज्यों की जरूरत, मजदूरों की जरूरत पर काम नहीं, ये केंद्र सरकार साल के शुरुआत में तय करेंगी कि इस प्रदेश को इतने करोड़, उस प्रदेश को उतने करोड़। वहां पर अगर महामारी फैली, वहां पर सूखा होगा, वहां पर अकाल होगा, वहां पर अतिवृष्टि होगी, वहां पर बाढ़ होगी, लोगों का नुकसान होगा, जरूरत होगी काम की। लेकिन भारत सरकार कहेगी हमने तय कर लिया है, आपको इतना ही धन मिलेगा और अगर इससे अधिक खर्च करना होगा प्रदेश कर सकती है, लेकिन प्रदेश को उसका वहन करना होगा। भारत सरकार उसका भुगतान नहीं करेगी। लेकिन ये खर्च करते हुए भी भारत सरकार के मापदंडों के मुताबिक ही वो खर्च करना होगा। इस तरह की व्यवस्था ये विधेयक के जरिए सामने लाने का प्रयास होगा। भारत सरकार कहां पर, किसको, कितना, कब काम मिलेगा, ये सारा का सारा तय करेगी और प्रदेशों के ऊपर बोझ डालने का काम करेगी। ये इससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है। अनेक चीजें हैं, जब बुआई का समय होगा या जब खेती के पीक सीजन होगा तो 60 दिनों तक के पूरा का पूरा प्रदेश सरकारों को वहां पर ब्लैकआउट पीरियड नोटिफाई करना होगा। यानी वहां पर ये 60 दिनों के अंदर वहां पर महिलाओं को, वहां पर जरूरतमंदों को, वहां पर गरीबों को काम नहीं मिलेगा। इसके पीछे इरादा क्या है? क्या वहां के लोगों की परेशानियों की आपको किसी तरह से कोई चिंता नहीं? इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो अटेंडेंस लेने के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था यहां पर सुझाई गई। माननीय मंत्री जी जानते हैं, मुख्यमंत्री अनेक वर्षों के रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और
बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है। मैं समझता हूं कि बिल सामने रखने से पहले वो जरा पल भर के लिए अगर सोच लेते कि वो देहात में सड़कों पर मिट्टी में पत्थरों पर काम करने वाला वो मजदूर, उसके हाथों पर उसकी लकीरें मिट गई है, उसके पत्थर तोड़ते तोड़ते उसके हाथ भी पत्थर बन गए हैं। आप समझते हो कि बायोमेट्रिक के जरिए उसकी अटेंडेंस हम कामों पर लेंगे? ये इस तरह से अगर आप बात इस कानून के जरिए रखना चाहेंगे तो ये बड़ा एक परेशानी का मामला हमारे सामने रह सकता है। अगर आप कोई सुधार लाते योजनाओं में, हम भी जानते हैं कि मनरेगा ने देश की बहुत सेवा की। जब कोविड की महामारी देश में थी तो 2 ही योजनाएं मुल्क के सामने ऐसी थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और मनरेगा, जिसने लोगों को राहत देने का काम किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी का नाम आपने बदल दिया। मनरेगा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने 27 फरवरी 2015 को कहा था कि मनरेगा हम चलने देंगे, ये योजना कांग्रेस की विफलताओं का एक जीता जागता स्मारक है, अ लिविंग मेमोरियल ऑफ कांग्रेस पार्टी फेलियर। ये कांग्रेस पार्टी के फेलियर का मेमोरियल नहीं है, ये हमारे उपलब्धियों का प्रतीक है, जिसके जरिए, ये मनरेगा के जरिए जिन घरों में अंधेरा छाया हुआ था वहां रोशनी फैलाने का काम मनरेगा के जरिए हुई। मनरेगा का नाम आप बदल रहे हो, महात्मा गांधी का नाम इस योजना से मिटाकर आप कोई दूसरी योजना बनाने की कोशिश कर रहे हो। महात्मा गांधी जी से इतनी परेशानी, नाम से इतनी नफरत, नाम से इतना द्वेष, ये पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, इस सरकार ने इससे पहले भी गांधी जी के साथ ऐसा ही किया। 2017 में महात्मा गांधी जी के नाम से प्रवासी भारतीयों के लिए एक सुरक्षा योजना बनी थी 2012 में, उसे 2017 में इस सरकार ने बदल दिया और अटल पेंशन योजना में इसको सम्मिलित कर दिया। अटल जी के नाम से कोई अगर योजना बनती है, हमको परेशानी नहीं है। अटल जी भारत के माननीय प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम से आप बनाइए योजनाएं। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने कभी नेहरू जी के निधन पर कहा था कि भारत ने आज अपना सबसे लाडला राजकुमार खो दिया। अटल जी के नाम से स्कीम बनाओगे, परेशानी नहीं, लेकिन गांधी जी का नाम हटाते हो। यहां इस सदन में जो पुराने साथी है वो जानते हैं कि पुराने संसद भवन के सामने गांधी जी की एक मूर्ति हमारे प्रमुख द्वार पर लगी हुई थी। आज वो मूर्ति कहां चले गई? कहीं पर आप सरदार पटेल का स्टेडियम से नाम बदल देते हो, कहीं पर आप गांधी जी का नाम बदल देते हो। लेकिन याद रखिए, इस मिट्टी के कण-कण में गांधी बसा हुआ है, इस मिट्टी के कण-कण में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद बसे हैं। आप स्कीमों से नाम हटा सकते हो, लेकिन भारत के लोकतंत्र की बुनियाद रखने वाले ये महानुभावों को, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को, लाख कोशिश आप लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की करते रहे, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो सकता। मैंने उम्मीद करी थी एक अनुभवी नेता एक बड़े महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री कर आ गए, लेकिन वो सारी की सारी उम्मीदें, उस पर पानी फिर गया है। शिवराज जी, मैं बहुत उम्मीदों से आपकी ओर देख रहा था, लेकिन मेरी उम्मीदें अगर ध्वस्त हो भी जाती है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन भारत का मजदूर आज आपसे बहुत दुखी हुआ होगा कि जब आपने संसद के सामने इस तरह का विधेयक पेश किया। मैं और अधिक समय इस मौके पर नहीं लूंगा, लेकिन अपनी बातों को समाप्त करने से पहले इतना कहूंगा कि पहले कहा मनरेगा बेकार, फिर कहा ये तो विफलताओं का स्मारक है, फिर चुपके से काम काट दिए, मजदूरी टाल दी और अब नाम मिटाने चले हैं। यहां सुधार नहीं, यह साजिश है।
तुम्हें राष्ट्रपति गांधी से दिक्कत है, क्योंकि गांधी याद दिलाते हैं कि सत्ता का मतलब सेवा होता है और तुम्हारी सत्ता का सेवा से कोई मतलब नहीं है। नाम बदलकर सोच रहे हो, इतिहास बदल जाएगा। याद रखो, जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना गिरा है वहां गांधी लिखा है। तुम्हारा डर साफ है। एक आदमी जिसके पास न तख्त था न ताज, आज भी तुम्हारी नींद उड़ाता है। इसलिए कभी किताबों से हटाते हो, कभी योजनाओं से हटाते हो, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर। पर सुन लो, गांधी न पोस्टर है न योजना का शीर्षक। गांधी वो सवाल है जो हर भूखे पेट से उठता है, और जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा रहेगा। जब 2005 में ग्रामीण रोजगार पर विधेयक पास हुआ था, तो रोजगार गारंटी जिंदाबाद के नारे लगे थे, और आज क्या मायूसी सदन में छाई है, किस तरह का माहौल बना है। अगर इस पर थोड़ा भी गौर करो तो आप जिम्मेदारी से इस विधेयक को वापस लेंगे, आप इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजेंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्या सत्ता खोने का डर है कि 4 दिनों के भीतर इसे पास करना है? समय लीजिए, हो सकता है इसमें बुनियादी बदलाव करना है, करिए। आप लाइए अच्छा विधेयक, हम भी पूरा समर्थन देंगे। मिलकर भारत के मजदूरों को, भारत के गरीबों को हम ऊपर उठाने में काम करेंगे। ये इरादा रखो तो साथ में मिलकर आगे चलेंगे। धन्यवाद।